देखिए आपका सीआरपीसी में धारा 28 बताई जा रही है, फिर एक बार हम उसको दोहरा देते हैं। सीआरपीसी की धारा 28 से क्वेश्चन जो बनता है आपका, सबसे पहले हमने बताया था कि 28 में ये बताया गया सीआरपीसी के कि न्यायाधीश कितना दंड दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा न्यायालय आपका छत्तीसगढ़ एपीओ में पूछा गया है कि सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन है, आपराधिक न्यायालय या सबसे बड़ा सिविल न्यायालय दे दे, या भारत का सबसे बड़ा न्यायालय दे, भारत का सबसे बड़ा अपील न्यायालय दे, या संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याकर्ता या निर्वचनकर्ता दे। किसको मारेंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कितना दंड दे सकता है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दंड न्यायालय है, तो कितना दंड दे सकता है बताया गया, विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश। क्या सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड दे सकता है कि नहीं? तो दे सकता है। क्या इसकी पुष्टि कहीं और होनी आवश्यक है कि नहीं? तो ये आपको बताया गया था कि इसकी पुष्टि और कहीं होनी आवश्यक नहीं। इसके बाद आपका धारा 28 आ जाएगा। धारा 28 सीआरपीसी में बताया जा रहा था कि न्यायाधीश कितना दंड दे सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए पहला बताया गया उच्च न्यायालय, तो ये भी याद रखना है। धारा 28 सीआरपीसी की बताती है कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है और उसकी कहीं पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो जिले में न्यायालय होते हैं वो सबसे बड़ा जिले का न्यायालय होता है क्रिमिनल मामलों का सत्र न्यायालय। ये भी बताया गया था कि सत्र न्यायालय कितना दंड दे सकता है, तो विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। लेकिन एक समस्या है कि अगर यह मृत्यु दंड देता है तो ऐसी दशा में उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, ये याद रखिए। इसके बाद हमने बताया था अपर सत्र न्यायाधीश। अपर सत्र न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है, तो विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश। अगर मृत्यु दंड देता है तो इसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा होनी आवश्यक, ये याद रखना है। इसके बाद जो न्यायाधीशों में सबसे निचला न्यायाधीश है उसको हम कहते हैं असिस्टेंट सेशन जज, या अतिरिक्त न कहिएगा सहायक सत्र न्यायाधीश। और यही पॉइंट लोग गलत करके आते हैं। सहायक सत्र न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है, ये कल बताया गया। अगर 10, 15, 20 पूछे तो 10 वर्ष, लेकिन ऐसे कल जल्दी कम पूछा जाता है। फिर नियम याद रखिए, कल बताया गया था मृत्यु दंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय। इसका मतलब ये हुआ कि न तो मृत्यु दंड दे सकता है, न आजीवन कारावास, न ही 10 वर्ष से अधिक का कारावास। तो दंड दे कितना सकता है, तो 10 साल या 10 साल से। तो यही आपको 10 वर्ष वाला नियम पकड़ना है। 10 वर्ष से जहां अधिक दे आपका ये न्यायालय न्यायाधीश उस दंड को देने की क्षमता नहीं रखता। अब आइए 28 के बाद 29 चला जाए। अभी यूपीजे में आपका 29 से क्वेश्चन भी बना था पिछली बार, क्वेश्चन का मॉडल भी बताना है। देखिए अब मजिस्ट्रेटों के मामले में आइए। जहाँ तक मजिस्ट्रेटों का मामला है, मजिस्ट्रेट के मामले में याद रखिए कौन मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, ये धारा 29 में दिया गया है। तो न्यायाधीश कितना दंड दे सकते थे, किस धारा में था, 28 में। और मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं, इधर बैठिए, मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं, ये किस धारा में दिया गया है, 29। अब इसको रखना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी यूपीजे में पूछा गया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, तो आपका जवाब रहेगा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना असीमित। यानी कि जुर्माना कितना लगा सकता है, 80।
ये क्वेश्चन यूपीजे में पिछली बार आ चुका है, सतर्क रहिए। इसके बाद आपका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, तो सेम पावर में कोई अंतर नहीं है, यानी कि एडिशनल, अपर या अतिरिक्त। इसके बाद आता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, तो आपका 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ये भी याद रखना है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, तो 3 वर्ष तक का कारावास और कितना जुर्माना, 10,000 रुपया तक का जुर्माना। और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। ये लिस्ट भी याद रखना है, और इस लिस्ट से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। फिर मैं बता दूं, और ये किस धारा में दिया गया है, तो ये बातें किस धारा में बताई गई हैं, 29। अब आइए आपका देखा जाए धारा 29 के बाद धारा 30, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंड, यानी कि धारा 30 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। जब भी धारा 30 पढ़िए, आपका आईपीसी की धारा 65, इसको जोड़ लीजिए भाई, पेरट पढ़ी। जब भी सीआरपीसी की धारा 30 पढ़िए, आप आईपीसी की धारा 65 यानी कि 65 पढ़ेंगे, और दोनों में सेम नियम, कोई नियमों में अंतर नहीं है। देखिए बहुत डिटेल में तो आदमी बहुत समय लग जाएगा, जो आईपीसी में आपको बताना पड़ेगा, लेकिन हल्का सा हम बता रहे हैं कोरिलेट करके। आपका एक आपका आईपीसी पहले उठाना है भाई। आईपीसी की धारा 53 वर्तमान समय में बताती है कि 5 प्रकार का दंड आईपीसी के तहत दिया जा सकता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, आपका संपत्ति जब्ती, और अंतिम जो है जुर्माना। पहले 6 प्रकार का दंड था, लेकिन अब कितने प्रकार का रह गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइन लगाई जाती है, जुर्माना लगाया जाता है, वह एक दंड का स्वरूप है। और समस्या ये आई कि अगर अभियुक्त जुर्माना देने में चूक जाता है, यानी कि नहीं देता, तो क्या परिणाम होगा, तो परिणाम यह होगा कि जुर्माना न देने के बदले उसे अतिरिक्त कारावास का भागी होगा वह, यानी कि एक्स्ट्रा कारावास भुगतेगा। तो धारा 30 सीआरपीसी और आईपीसी की धारा 65 कहती क्या है, दोनों में एक नियम है, वही नियम समझिए। और एक उदाहरण भी यहाँ पूछा जाता है। देखिए, यदि किसी अपराध के लिए कारावास का भी दंड हो और इसी के साथ किसका दंड हो, जुर्माने का, और अभियुक्त पर ऐसी दशा में जुर्माना लगाया गया, यही पॉइंट पकड़ना है, और अभियुक्त जुर्माना अदा नहीं किया, यानी कि जुर्माना दिया कि नहीं दिया, तो आपका जवाब रहेगा जुर्माना अदा नहीं किया। तो चूंकि जुर्माना भी एक दंड का स्वरूप है, अगर वह जुर्माना अदा नहीं किया तो एक्स्ट्रा कारावास का दंड पाएगा। और ऐसी दशा में जो एक्स्ट्रा कारावास होगा, वही एक लाइन याद रखना है, अधिकतम कितना हो सकता है, तो उस अपराध के लिए जो सजा अधिकतम हो सकती थी, उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा, यानी कि उसका कितने से अधिक नहीं होगा, 1/4। बस एक लाइन, यही बात सीआरपीसी की धारा 30 और सेम बात आईपीसी की धारा में 5। वहाँ बेरक पर लिख लेना है, आप लिख करके आईपीसी की कौन सी धारा, 65। एक उदाहरण सटीक देखिए,
ये उदाहरण यूपीएचजीएस में पूछा जा चुका है जो मैं बता रहा हूँ, और इसी उदाहरण को बताया जाए, हो सकता है कि आपका मन आ ही जाए। देखिए उदाहरण क्या पूछा गया था, घर में चोरी पहले देखा जाए। जहाँ तक घर में चोरी की बात है, आपका घर में चोरी की धारा में आईपीसी में दंडनीय है, यानी कि निवास गृह में चोरी किसमें दंडनीय है, 380। दंड की मात्रा पहले देख लिया जाए, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ये सजा न्यायालय दे सकता है। एक व्यक्ति है जिसे घर में चोरी के लिए न्यायालय ने सजा दी, और सजा कुछ दिलवा दीजिए, मान लीजिए कि 6 माह की सजा दी और जुर्माना 1000 रुपया लगा। ध्यान से समझिए, यानी कि न्यायालय ने एक को घर में चोरी के लिए सजा दी और जुर्माना कितना लगाया, 1000, और 7 साल अधिकतम दे सकता था, लेकिन दिया कितना है आपका कह सकते हैं 6। ये जो 6 माह का कारावास है, ये मुख्य कारावास माना जाएगा, ये याद रखना। कैसा कारावास? अब आइए, अगर जुर्माना अभियुक्त 1000 रुपया नहीं देता तो सीआरपीसी की धारा 30 कहती है कि जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा दी जा सकती थी, कितना साल? 7। तो 1000 रुपया अगर अभियुक्त जुर्माना अदा नहीं करता तो ऐसी दशा में इस 7 साल का, यानी कि उस अपराध के लिए अधिकतम जो दंड है उसका 1/4 से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 रुपया अदा नहीं करता तो जो ये 7 साल है इसका 1/4 तक का दंड दिया जा सकता है, लेकिन 1/4 से अधिक नहीं। तो 7 साल का हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1/4। तो पहले तो आपका मैंने 7 साल है तो महीना में बना लीजिए, तो कितना महीना? 84 महीना, और 84 का कितना से अधिक नहीं? 1/4, यानी कि कितने से अधिक नहीं? तो भाई निकालिए कितना हुआ, कितने माह हो जाएगा? 21 माह। इसका मतलब ये हुआ, ये समस्या देकर बनाता है जेस में, अगर 1000 इस उदाहरण में वह जुर्माना अदा नहीं करता तो वह अतिरिक्त जुर्माना न देने के कारण अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी होगा, और वह अतिरिक्त कारावास ये 6 माह से अधिक होगा, और अधिकतम इस उदाहरण में कितना हो सकता है? 21 महीना। अब यहाँ से ना निकालिएगा 1/4, जितना मुख्य कारावास जितना उस अपराध के लिए दिया जा सकता था। अब तुरंत एक समस्या और बनानी है। आइए एक समस्या और बनानी है। किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है और जुर्माना। एक समस्या नहीं बनाई जाए। अब समस्या ये आई कि भाई आजीवन कारावास की सजा दी गई और आपका जुर्माना 5000 रुपया लगाया, और वह 5000 रुपया अदा नहीं किया तो आजीवन कारावास की सजा का 1/4 से अधिक दंड उसे अतिरिक्त नहीं दिया जा सकता। अब आजीवन कारावास का कितना निकालना है? 1/4। समस्या यही फंसेगी। आपका झारखंड में क्वेश्चन आ चुका है। जब आजीवन कारावास की गणना भिन्नों में करनी हो तो आईपीसी की धारा तुरंत दिमाग में बैठाना है। कितनी से? तो तुरंत बैठाना है। कौन सी धारा? आईपीसी की, कि जब आजीवन कारावास की गणना भिन्न में करनी हो तो आजीवन कारावास कितने वर्षों के तुल्य या समान माना जाएगा? 20 वर्ष। और तुरंत अब यहाँ 20 वर्ष आपका आजीवन कारावास की जगह कितना लिख देंगे? 20 वर्ष, और 4 से भाग देंगे जो कितना? 5 वर्ष। यानी कि इस उदाहरण में अगर 5000 रुपया नहीं देता तो और एक्स्ट्रा कारावास मिल सकता है, लेकिन अधिकतम कितना? 5।
लेकिन हमेशा जीवन कारावास को न मान लीजिएगा 20 वर्ष। कब? जब उसका 1/4, 1/5, 1/6 हिस्सा, आधा हिस्सा निकालना। आइए 30 समाप्त हो गई। अब आइए 31 देखा जाए। 31 से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनते हैं। 31 से अब मेंस में भी बनना शुरू हो गया है। 31 आपका देखिए, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति एक अभियुक्त है, ध्यान से समझिए, एक क्या है? एक अभियुक्त है और कई अपराधों का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है। यानी कि कई अपराधों का कैसा विचारण चल रहा है? संयुक्त विचारण। संयुक्त विचारण करा दीजिए। चोरी का भी मुकदमा उस पर था, रिक्ति का भी मुकदमा था, यानी कि 2 ही करा जाए। मान लीजिए कि जो उस पर मुकदमा दायर किया गया था वह आपका चोरी का भी किया गया था, रिक्ति का भी किया गया था, माने मिसचीफ का, नुकसान पहुंचाने का। अब ये कितने अपराध हो गए? तो इन दोनों अपराधों के विरुद्ध मुकदमा एक के खिलाफ एक साथ ही चल रहा है, माने इसको कहते हैं ज्वाइंट ट्रायल। और इसी दशा में नियम क्या कहता है कि न्यायालय आपका अलग अलग सजा देता है। मान लीजिए चोरी के लिए 3 वर्ष की सजा दे दिया और रिश्ती के लिए 6 मास का सजा दे दिया। यानी कि फिर एक बात समझिए, जब एक व्यक्ति का कई अपराधों के लिए एक साथ या संयुक्त विचारण हो तो ऐसी दशा में सजा तो अलग अलग अपराध की अलग अलग दी जाएगी, लेकिन आपका यही सतर्क रहना है। जो ऐसी दशा में ये जो सजा का योग होगा उसका नियम ये है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट इन सबको मिलाकर अपनी शक्ति के 2 गुने से अधिक सजा नहीं दे सकता। और दूसरा प्रतिबंध है कि कितने से अधिक सजा नहीं दे सकता? 14। इसका मतलब ये हुआ आपका कि अगर ये एक अभियुक्त है, इस पर चोरी का भी इल्जाम है, रिश्ती का भी है, और एक साथ दोनों का मुकदमा किसके खिलाफ चल रहा है? एक के खिलाफ। और न्यायालय ने दंड दिया, चोरी में 3 माह दंड 3 साल दिलवा दिया जाए और रिश्ती में 1 वर्ष दिलवा दिया जाए। तो बताइए, दंड अलग अलग अपराध, मुकदमा एक साथ चला, लेकिन चोरी के लिए भाई अलग अलग दंड दिया जाता है। चोरी के लिए 3 साल और रिश्ती के लिए कितना उसे दिया गया? 1 साल। अब समस्या ये है कि इन सभी दंडों को मिलाकर आखिर कोई न्यायालय कितनी अधिकतम सजा दे सकता है? तो इसके लिए नियम है कि कोई न्यायालय अपनी शक्ति के 2 गुने से अधिक सजा नहीं दे सकता। पहला प्रतिबंध है। और दूसरा प्रतिबंध क्या है कि किसी भी हाल में ऐसे मामले में कितने वर्ष से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी? 14। एएसपी में कई बार आ चुका है। 2 प्रतिबंध है। एक उदाहरण हम बताएंगे, पहले इसको देखिए। उदाहरण देखने के लिए आप धारा 29 को कवर करिए। 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी सजा दे सकता था? 29 में कितना बताया? 7 साल। और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3। तो पहले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को देखिए। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, संयुक्त ट्रायल चल रहा है, यानी कि कई अपराधों का एक ही साथ विचारण हो रहा है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक को जो दंड दिया है चोरी के लिए कितने साल का? 3 साल। रिश्ती के लिए कितने साल? 1 साल। अब दोनों दंड मिलाकर हुआ कितना? 4 साल। अब 29 से कवर करिए। आखिर ये सजा कितना दे सकता है? 3 साल। और यहाँ दोनों मिलाकर कितना दे दिया? 4। तो
तो धारा आपका 31 कहती है कि भाई जो भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट है, अगर ये कंडीशन है तो अपनी शक्ति का कितना तक सजा दे सकता है, 2 गुना। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भाई 3 वर्ष तो ऐसे अधिकार रखता है, तो शक्ति का 2 गुना कितना हो गया, 6। तो अगर इसमें वो 6 साल तक अलग अलग दे देता, लेकिन एक में 3 साल से अधिक नहीं, एक में 3 साल से अधिक नहीं, लेकिन सब मिलाकर कितना हो गया, अगर 6 साल, तो वह दंड वैध होगा कि अवैध। लेकिन कब, जब धारा 31 में वो क्या हो, दूसरा 14 वर्ष से अधिक नहीं, तो भाई 14 वर्ष से अधिक नहीं, तो दोनों प्रतिबंध देखने हैं। जैसे कि सीजीएम है भाई, कितना दंड 29 में दे सकता है, 7 साल, लेकिन आपका शक्ति के दूना नहीं दे सकता है कि 14 साल से अधिक। अब देखिए मेंस में कैसे क्वेश्चन बनाया मैं, थोड़ा टेक्निकल है, इतना आसान है भाई ये धारा, लेकिन समझने का प्रयास करिए। अब क्या किया जाए, टेक्निकल है तो भाई समय भी कम है। आपका क्वेश्चन ये बना था कि एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को 4 वर्ष कारावास की सजा देता है, इस सजा की वैधता का परीक्षण करिए, यही क्वेश्चन। तो आपका जवाब रहेगा सामान्यतः सीआरपीसी की धारा 29 के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। अतः इस नियम के आधार पर यह दंड अवैध होगा। लेकिन लगाना है बाद में, लेकिन यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त का संयुक्त विचारण किया हो कई अपराधों के लिए और अलग अलग अपराधों के लिए दंड दिया हो और पूरा दंड मिलाकर 4 वर्ष से माने 4 पूरा दंड मिलाकर अगर उसकी शक्ति से दूना से अधिक नहीं है, तो ये दंड 31 में वैध होगा। अब मान लीजिए 4 साल का दिया है, तो कब वैध होगा, जब कहाँ सेट हो जाए, 31 में, और 31 के नियमों का क्या करे, पालन। 31 में पालन करने के लिए क्या नियम है, अगर संयुक्त विचारण करता है तो कितने से अधिक नहीं दे सकता, 2 गुने, और 14 वर्ष से अधिक नहीं, दोनों प्रतिबंध है। इस देखिए थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ना आए तो थोड़ा रट्टा भी मार कर जाना चाहिए फ्री में। ये भी याद रखिए, 14 साल और शक्ति के दूने से अधिक, ये समस्या बनती है भाई काफी। जैसे कि सहायक पर आ जाए, एक उदाहरण, सहायक कितना दे सकता है, 10 वर्ष तक। तो पहला नियम क्या है, संयुक्त विचारण में कि दूना से अधिक, तो दूना इसका कितना हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी तो प्रतिबंध है कि कितना से अधिक नहीं, 14 साल से, तो ये दंड अवैध होगा। हाँ, 10 साल शक्ति है तो कितना दे सकता है, 31 में आकर 14 साल, क्योंकि दूसरा प्रतिबंध भी ध्यान में रखना है। आइए 31 के बाद आपका जो, आइए देखा जाए 32, शक्तियां प्रदान करने का ढंग। ये जो धारा 32 से 35 तक की धाराएं, इधर से मैं बता दूं कम चांस रहता है पूछने, लेकिन जो भी कारण हो, क्योंकि फालतू क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन कम आ रहे हैं आजकल, जो नियम है। और उत्तराखंड 1-2 बार ये क्वेश्चन बना है, तो आप ये अगर चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं। आपका ये पूछा है कि शक्तियां प्रदान करने का ढंग क्या होगा, यानी कि इसका मतलब जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीशों को पावर दी जाएगी, तो आपका पद नाम से दिया जाएगा कि व्यक्तिगत की, दोनों से दिया जा सकता है, यही क्वेश्चन बनेगा। एक तो पद नाम से दिया जा सकता है, पद नाम का मतलब जैसे जिला जज का न्यायालय, तो जिला जज के न्यायालय को पावर दे दिया गया और जो व्यक्ति उस पद पर बैठेगा उसको वह पावर मिल जाए। दूसरा ये होता है कि आपका नाम से, यानी कि जिला जज की कुर्सी पर ये व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति को हम क्या दे रहे हैं, पावर।
तो पावर कैसे दिया जा सकता है? पद नाम से कि व्यक्तिगत की दोनों बस एक लाइन याद। उच्च न्यायालय भी पावर देगा तो किसको देगा? मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों को। और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कौन पावर देगी? राज्य सरकार। भाई पावर कैसे दिया जा सकता है इनको? पद नाम या व्यक्तिगत रूप से, ये याद रखिए। ये जरूरी नहीं है कि पद नाम से। कम क्वेश्चन बनता है। 33 भी छोड़ देना है। 34 शक्तियों का वापस लेना, तो जो दिया है शक्ति, वह शक्ति क्या कर सकता है? वापस, कोई दिक्कत नहीं है। आपका धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना, तो आपका यहाँ से भी कम ही क्वेश्चन बनता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिला जज को पावर दिया गया, जिला जज जो व्यक्ति था रिटायर हो गया, मर गया, बर्खास्त कर दिया गया, तो उसकी शक्तियों का प्रयोग उसके पद पर जो नया व्यक्ति आएगा वो करेगा। एक आदमी गया तो कौन आए? दूसरा। जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हट गए तो उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? जो नया क्या बनेगा? राष्ट्रपति। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये सब आप चाहें तो छोड़ सकते हैं पढ़ते समय। अगर एक लाइन याद रहे तो ठीक है, और नहीं तो क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन अब तक के इतिहास में बहुत कम बने। आइए देखा जब है आपका अध्याय 4। यहाँ से आपका फिर एक क्वेश्चन प्री के लिए पूछा जाता है। अध्याय 4 आपका मने खंड का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। अध्याय 4 में प्रावधान जो किया गया है वह आपका 36 से लेकर 40 तक में है। यानी कि धारा 36 से लेकर 40 तक में आपका कह सकते हैं कि प्रावधान अध्याय 4 में है। इसको देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले धारा 36 देखना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन यूपी में बना है। जब भी धारा 36 पढ़ी है, इसी के साथ धारा 44 भी पढ़ना है और 103 तीन धारा एक साथ पढ़िएगा। जब भी आपका धारा 44 पढ़िए, इसी के साथ 2 सेक्शन और पढ़िएगा। हाँ ठीक है, वैसा ही है। जब भी धारा 36 पढ़िए, इसी के साथ 44 नोट में है भाई, 44 भी पढ़ना है और 103 भी पढ़ना है। यूपी में खूब बनता है क्वेश्चन। तीनों धाराओं में सिद्धांत भी अब चलते रहना है। तीनों धाराओं में एक सिद्धांत दिया गया है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है, वह कार्य वह स्वयं करने की भी क्षमता रखता है। जरूर याद रखिए, यूपी में खूब बना है, सेक्शन भी रट कर जाइएगा। फिर एक बार मैं बता दूं, जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरे व्यक्तियों से करा सकता है, वह प्राधिकारी उस कार्य को स्वयं करने की भी क्षमता रखता है। ये किन धाराओं का सिद्धांत है? तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं ये 3 धाराएं कौन कौन? आपका 36, 44 और आपका 103। तो 36 तो बाद में बताई जाएगी, पहले कोरिलेशन कर दिया है। देखिए, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वे करते क्या है? गिरफ्तार सर्च वारंट जारी करते हैं और सामान्यतः पुलिस को आदेशित करते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तलाशी लीजिए और व्यक्ति मिल जाए तो खोज कर हमारे यहाँ लाइए, या वस्तु बरामद हो जाए तो खोज कर सर्च करके हमारे यहाँ प्रस्तुत करें। इसका मतलब ये हुआ कि जो मजिस्ट्रेट हैं वह पुलिस से आपका क्या करा सकते हैं? किसी वस्तु की खोज करा सकते हैं, सर्च करा सकते हैं। यानी कि पुलिस के नाम कौन सा वारंट जारी कर सकते हैं? सर्च वारंट, तलाशी वारंट या खोज वारंट। बिहार में दिया है खोज वारंट।
पूछा डिटेल में भाई बिहार में दिया है, ये नहीं कि इंग्लिश वर्जन देखते रहिए, क्या दिया रहेगा भाई बिहार में एक बार में इसमें खोज वारंट लिखा है और लोग आपका मैंने खोजते रह गए खोज वारंट का। अरे खोज वारंट मैंने तलाशी वारंट और क्या खोजना है, कोई दाल भात चावल थोड़े खोजना है, तलाशी वारंट। तो अब चूंकि मजिस्ट्रेट दूसरे से तलाशी करवा सकता है तो क्या मजिस्ट्रेट स्वयं तलाशी कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। और सेक्शन याद रखिए कौन सा सेक्शन 103। तो मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी की धारा में 103। या एक और क्वेश्चन बनता है ओरल सर्च वारंट। सामान्यतः आपका तलाशी वारंट लिखित में होता है, लेकिन ओरल सर्च वारंट का प्रावधान कहाँ है 130। इतना याद रखिए, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। आइए 44 से भी क्वेश्चन बनता है काफी। देखिए मजिस्ट्रेट क्या करता है कि पुलिस को गिरफ्तारी का वारंट पुलिस के नाम जारी करता है और पुलिस को ये आदेशित करता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में क्या करिए पेश। अब समस्या ये आई कि क्या जो ये आपका मजिस्ट्रेट है स्वयं गिरफ्तार कर सकता है नहीं, यानी कि मजिस्ट्रेट ये कार्य किससे करा रहा है पुलिस से, तो क्या स्वयं कार्य कर सकता है नहीं, कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तारी की धारा में है, तो कौन आपका जवाब रहेगा धारा 54। अब पुलिस अधिकारी पर आइए, बैक होइए 36 पर। मुख्य रूप से हमें क्या बताना है 36 बताना है। देखिए थाने के भार साधक अधिकारी को SHO को थाने के भार साधक अधिकारी को जो शक्ति उसके थाने की सीमाओं के अंदर प्राप्त है, बाहर नहीं, थाने के क्या सीमा के अंदर उस क्षेत्र में बाहरी नहीं, सतर्क रहिए, उसी एरिया में उस क्षेत्र में जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस, उनको वे शक्तियां स्वतः प्राप्त हों। इसका मतलब ये हुआ कि थाने का थानेदार अपनी एरिया में जितने पावर रखता है उस एरिया के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वह पावर उसमें स्वतः निहित होगा, कहीं देने की आवश्यकता नहीं। यानी कि जो कार्य थाने का भार साधक अधिकारी कर सकता है वह कार्य उस इलाके के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी करने की क्या रखता है क्षमता। एक ही धारा में दिया है 36 में, यानी कि थान चूंकि DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपका पूरे प्रदेश के मुखिया है पुलिस विभाग के, तो जो थानेदार का पावर है वह DGP में भी स्वतः समाहित है। ये कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, SRPC की कौन सी धारा बता दे रही है यानी कि दरोगा के ऊपर जो CO होते हैं SSP आपका IG DIG DGP, इनको थाने के भार साधक सब जगह के नहीं उस इलाके के, उनको थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियां क्या होगी अपने आप प्राप्त। कौन सी धारा 36। आइए मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करवा दिया जाए। धारा 37 देखिए, धारा 37 38 39 40। यहाँ से भी आपका कभी काल क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड में बनाया है ज्यादा, यानी कि उत्तराखंड ज्यादा क्वेश्चन बनाया है। तो प्रयास ये करना है कि एक लाइन हेडिंग ही केवल अब तक बनी ये, लेकिन हम डिटेल में बता रहे हैं। पुलिस और जनता के बीच कुछ कर्तव्य होते हैं। जनता का ये कर्तव्य होता है कि पुलिस का भरपूर सहयोग करे, और यही काम आपका नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, इसलिए अपराध बढ़ भी रहे हैं। जनता आपका कह सकते हैं तो जनता और पुलिस के बीच समन्वय होना चाहिए, और आपका यही जनता और पुलिस के संबंधों को इन धाराओं में बताया जाएगा कि आम जनता का क्या कर्तव्य है।
तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए धारा 37 देखा जाए। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करे। देखिए भाई, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है। आबद्ध है का मतलब कि विधि द्वारा बाध्य है, जो निम्नलिखित बातों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आम जनता है वह इसको हेल्प करने के लिए कानूनन बाध्य है, मजिस्ट्रेट को और किसको, पुलिस अधिकारी को। अब यही आपका क्वेश्चन एक सतर्क होकर बनता है कि धारा 37 में आम जनता कब बाध्य है। तो दो ऑप्शन देगा कि मजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा सहायता मांगने पर, मजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा सहायता न मांगने पर, दोनों इनमें से कोई नहीं। यही सतर्क रह के पढ़ना। कब बाध्य है, मांगने पर कि न मांगने पर, यही याद रखिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 37 तब अप्लाई होगी जब आपका कह सकते हैं मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी आम जनता से क्या मांगे, सहायता। अगर आम जनता से ये सहायता नहीं मांगे हैं तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि जनता पुलिस या मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य। ये याद रखिए, टेक्निकल क्वेश्चन है। कब बात है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब मांगता है सब अटैक किस पर करना है, वेरिएंट पर भी अंडरलाइन करिए। जब मांगा जाए, ऐसे नहीं। अब आइए आपका, आखिर किन किन बातों में जनता सहायता करने के लिए कानूनन बाध्य है। अगर सहायता मांगी जाती है तो वही देखिए भाई, प्रत्येक देखिए आपका 3 बातें दी गई। देखिए, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट प्राधिकृत है तो मजिस्ट्रेट स्वयं किस धारा में गिरफ्तार करता है, 44 में, और पुलिस मुख्य रूप से वारंट के बिना की धारा में, 41। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को पुलिस या मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करने के लिए कानूनन प्राधिकृत है, उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए सहायता मांग रही है मजिस्ट्रेट या पुलिस, या अभिरक्षा से निकल भागने से रोकने के लिए सहायता। यानी कि पकड़ लिया गया है, अब ये भाग रहा है, तो आम जनता से कह सकते हैं पुलिस मजिस्ट्रेट, इसे दौड़ा कर आप लोग क्या करिए, पकड़िए। और आम जनता इस मामले में पुलिस और मजिस्ट्रेट को सहायता देने के लिए क्या है, किसके लिए, पकड़ने के लिए या भागने से रोकने। दूसरा देखिए, परिशांति भंग का निवारण या दमन। यानी कि शांति व्यवस्था भंग हो रही है तो मजिस्ट्रेट या आम जनता, मान मजिस्ट्रेट या पुलिस आम जनता से कह सकती है कि आप लोग सहायता करिए ताकि शांति भंग का निवारण किया जाए, शांति भंग का दमन किया जाए। यानी कि अशांति को क्या किया जाए, रोका। इसका मतलब। तीसरा, किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। निवारण माने रोकना। यानी कि कोई व्यक्ति उतावला है कि हम रेल को, पटरी को नुकसान पहुंचाएंगे, तार को, नहर ही काट देंगे, तार काट देंगे, बिजली टेलीफोन का या जो लोक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। बैठिए भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी आम जनता से कह सकती है कि ये जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, इसको इसे पकड़ने में हमारी क्या दीजिए, सहायता। आम जनता सहायता देगी कि नहीं देगी, देगी।
अगला देखिए आपका 38 आपका ये 37 में पूछा गया भाई उत्तराखंड में, थोड़ा सतर्क रहना है। आपका जनता का मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता देगी, ये क्वेश्चन आ चुका है किस धारा में? 30 से अंडरलाइन कर लीजिए। 38 देखिए, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। अब समस्या यहाँ एक गंभीर आ गई। देखिए आपका जब भी इसको आप पढ़ेंगे डायरेक्ट धारा 38 न पढ़ेगा, मैं बता रहा। सबसे पहले सीआरपीसी की धारा आप 72 पढ़िएगा, फिर 73 पढ़ना है सीआरपीसी की धारा, और फिर आपका सीआरपीसी की धारा 38 यहाँ से उठाइएगा, मैं उसको कोरिलेट कर लीजिए। यानी कि आपको क्वेश्चन कहाँ से उठाना है ये मैं बता रहा हूँ। धारा 38 जब भी पढ़िए सीआरपीसी की धारा 72 से उठाना है आपको, और उसके बाद आपको 73 पढ़ना है, और उसके बाद आपको 38 हम पढ़ाएंगे। देखिए इसको अच्छे से समझिए, कठिन है थोड़ा ये। सामान्य नियम ये है कि मजिस्ट्रेट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी करके पुलिस को आदेशित करता है कि वारंट में जिस व्यक्ति का नाम है उसे गिरफ्तार करके और पुलिस कहाँ पेश करे? न्यायालय। ये कैसा नियम है? सामान्य नियम है। तो ये नियम आपका बताया गया है 72। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट किसके नाम जारी होता है? एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को। किसको न्यायालय आदेशित करता है? आम जनता को नहीं, किसको? पुलिस को। क्यों पुलिस को करता है? क्योंकि विधि व्यवस्था बनाना और अपराधियों को गिरफ्तार करके कहाँ पेश करना? न्यायालय में। ये किसका कर्तव्य है? पुलिस। लेकिन लग जाते हैं कि कुछ न कुछ समस्या जरूर उत्पन्न हो गई। देखिए आपका भाई बहुत देर हो गई उदाहरण दिए हुए, तो लेकिन पर एक उदाहरण दे दिया जाए, क्योंकि भाई देख रहा हूँ एकदम सीरियस हो गए हैं लोग। थोड़ा इतना भी सीरियस न हो जाए बिहार को लेकर, एकदम मैंने मौनी बाबा बनकर सुन रहे प्रवचन। भाई थोड़ा बहुत शांति बना रहे, एकदम शांति से ना सुनिए, थोड़ा बहुत शांति भी करते रहिए। और उसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में गोला दागा जाए। जैसे कि आपका पाकिस्तान है, बीच बीच में भारतीय परिक्षेत्र में गोला दाग देता है, ताकि जो भारतीय सैनिक अगर सुध पड़े तो क्या रहे? बॉर्डर पर सक्रिय रहे। तो उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि बीच बीच में 2-4 गोला क्या किया जाए? दिया। लेकिन बहुत खतरनाक होता है भाई, लेकिन शब्द आपका बहुत खतरनाक होता है। जहाँ भी लेकिन लग जाएगा ये कह सकते हैं, जैसे कि मैंने चोरी तो की लेकिन क्या करता? भूख से मरता। इसके बाद इसके अच्छा है इसे कि क्या कर लो? जो थोड़ा बहुत दंड की मात्रा कम हो जाएगी अगर मजबूरी दिखा दिया। बचाव तो नहीं है, अच्छा मोटी बचाव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सजा की मात्रा क्या हो जाएगी? दूसरा लेकिन लगाइए। नहीं, ये कहता है कि मैंने ही बी को मारा, लेकिन मैं अपने बचाव में मारा, तो लेकिन लग गया तो सब कुछ क्या हो गया? स्वाहा। क्योंकि धारा 100 में वह बचाव ले लेगा किसी और दंड का भागी। फिर एक आता न्यायालय में कि बी को मैंने ही मारा, लेकिन अपनी संपत्ति को लूट से बचाने के लिए 103 में बचाव ले लेगा। तो लेकिन शब्द बहुत खतरनाक होता है। यहाँ भी अब लेकिन लगाइए। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं धारा 73 और 74 में, धारा 72 और 73 में दी गई हैं, जहाँ की गिरफ्तारी का वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति या आम आदमी के नाम भी न्यायालय जारी कर सकता है।
और आम आदमी को आदेशित कर सकता है कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। तो लेकिन अपवादिक दशा में सामान्य नियम किसके नाम है? अपवादिक दशा पहले 72 में देखा जाए, यदि वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक हो और कोई पुलिस अधिकारी वहां न हो, तो न्यायालय किसी भी व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को ही आदेशित कर देगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। लेकिन ये कब 72 में? जब पुलिस अधिकारी उपस्थित हो कि न हो? न हो। ये याद रखे, हो नहीं, न हो, तत्काल वो न हो। लेकिन 73 धारा शुद्ध रूप से प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने का कह सकते हैं कि उल्लेख करती है, और वह जो उल्लेख करती है आपका धारा 73 करती है, और इसी को आपको अच्छे से जानना है कि कब। अब देखिए आपका यह अच्छे से अलग से लिख लीजिए, धारा आपका 73 कि कब किसी प्राइवेट व्यक्ति किसको गिरफ्तार करने के लिए किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम और गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। कंडीशन याद करनी पड़ेगी। देखिए बेहतर आपका निकल भागा सिद्ध दोष, यानी कि पहला क्या है? निकल भागा सिद्ध दोष, यानी कि सजा पाया था, जेल में था और जेल को तोड़कर क्या किया? भाग गया। दूसरा उद्घोषित अपराधी, यानी कि जिसके खिलाफ फरारी की क्या हुई है 82 के तहत उद्घोषणा। और तीसरा ऐसा अपराधी जो अजमानती अपराध किया हो और अपनी गिरफ्तारी से क्या हो रहा हो? बच रहा हो। बताइए प्राइवेट व्यक्ति के नाम कब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा? कितनी दशा है? 73 में 3 रट कर जाइएगा। किसके नाम, किसको गिरफ्तार करने के लिए? पहला निकल भागे सिद्ध, दूसरा किसको? उद्घोषित अपराधी। तीसरा किसको? अजमानती अपराध का अभियुक्त। और चौथा ऑप्शन दे देगा उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। क्या मार कर आएंगे? अब आगे बढ़े भाई, 38 पर बैठ हुई। अब 73 हो ही गई तो 38 आई। धारा 38 ये कहती है कि जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम, ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट व्यक्ति के नाम, देखिए भाई 38 में अब आ जाइए, बैक हो जाइए, अब सही रहेगा कंसेप्ट। धारा 38 ये कहती है कि जब कोई प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी के वारंट को लागू करा रहा है तब आम जनता का क्या कर्तव्य है? ऐसे प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सहायता दे कि न दे? दे। ये किसका कर्तव्य है? हमारा, आपका। देखिए मेरे टीमाता, जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है जिसे वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्देश है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। सहायता कर सकता है तो सहायता के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार। बताइए तो, कई बार बताया विवेक होगा कि बाध्य होगा? और यही शब्द रहता कि सहायता करेगा, तब क्या होता? आइए देखा जाए, एक के नाम, एक प्राइवेट व्यक्ति है, न्यायालय ने इसके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और एक को आदेशित किया कि बी को क्या करो? गिरफ्तार करो। इसको आदेशित किया, ए गया है बी को गिरफ्तार करने। तो अगर कोई व्यक्ति पास में है, माने बी के आसपास, और ए गया है बी को गिरफ्तार करने, तो जो आम जनता आसपास खड़ी है उसका ये कर्तव्य है कि वह ए की सहायता करे ताकि वह बी को आसानी से क्या कर ले? गिरफ्तार। तो ये भी आम जनता का कर्तव्य है। लेकिन कब? किसके नाम वारंट जारी हुआ? हाँ, प्राइवेट व्यक्ति। और प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट की धारा में 72 में अपवादित और शुद्ध रूप से मैथ में भी आया है।
अगला ये 39 आइए। 37 में बाद है सर और 38 में हाँ 38 से बाद नहीं, बाद भी करता है। हाँ 37 में बात है, सत्ता में विवेक उसमें बात है, लेकिन उसमें मांगने पर, हाँ ये भी सतर्क रहना है, बिना मांगे नहीं बात है। अगर मांगा जाता है अभी, इसीलिए हम उसको अंडरलाइन पे मांगता है। अगला देखिए 39, कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना है, यानी कि कुछ अपराध हैं जिसकी इत्तिला जनता देगी, और आपको किसको देगी, तो निकटतम पुलिस को या निकटतम मजिस्ट्रेट को देगी। अब उसका लिस्ट नहीं बनाना है, लिस्ट नहीं पूछा जाता है, बस कुछ अपराधों की सूचना आम जनता का कर्तव्य है कि किसको दे, पुलिस को या किसको दे, आपका मजिस्ट्रेट। बस एक लाइन याद रखना। आइए अगला धारा 40, ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रामीण है या गांव के लोग हैं या जो पदाधिकारी गांव में नियोजित है, तो 2-3 लोगों को गांव में अपॉइंट करवाया जाए तभी तो सूचना दिलवाई जाएगी। बताइए गांव में कौन अधिकारी रहते हैं? एक तो पहला हो गया ग्राम चौकीदार, सुना कि नहीं भाई? ना सुने तो हम तो सुना ही देंगे। ग्राम चौकीदार, आजकल भाई ठंडी का मौसम है तो मास्टर साहब अपना कोट पैंट टाइट करके और पंचौरा करेंगे, मास्टरान साहब भी करेंगे। एक हो गए मास्टर साहब, एक लेखपाल हो गए, लेखपाल साहब हो गए। इसके बाद अन्य अधिकारी जो भी नियोजित हो, बस 2-3 उदाहरण का। पटवारी होता है एमपी में, सफाई कर्मी, हाँ सफाई कर्मी, देखिए सही बता दिए भाई, क्योंकि आजकल भाई मुन्ना भाई LLB जो है सफाई कर्मी में ज्यादा रुचि रखता है, और वहाँ पैसा पाइए और यहाँ क्या करिए, गुप्त रूप से पढ़िए, लेकिन किसी को बताइए ना, यानी कि सारों को अगर समझो तो रात को किसी से बताना नहीं कि मैं सफाई कर्मी हूँ। समाज में इज्जत है, नाले में थोड़े उतरेगा भाई, नाले का कीड़ा थोड़े बनेगा। वाला बात में मजाक किया जा रहा है, या ना कि कोई हो तो भाई दिल पर गए क्या भरोसा बचा। अगला देखिए, अब आइए या ग्रामीणों, यानी कि ग्रामीणों का और गांव में ग्रामीणों का भी कर्तव्य है, और ग्राम में नियोजित व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वह कुछ अपराधों की सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को दे। ये याद रखें। अब ऐसी दशा में अगर वे सूचना नहीं देते तो सजा के हकदार भी होंगे। और अगली बात समझना है कि गांव में कौन कौन से व्यक्ति नियोजित हैं, और वही याद रखना है। तो पहला आपका एक तो प्रधान सबका कर्तव्य है, जिला पंचायत सदस्य अगर उस गांव का है उसका भी, जितने ग्रामीण हैं उनका भी कर्तव्य है। और अंतिम कर्तव्य गांव में नियोजित व्यक्ति, तो पहला हम क्या बताते हैं, ग्राम चौकीदार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब पुलिस एक्ट में तो यूपी में हमेशा पूछा ही जाता है, ग्राम चौकीदार के कर्तव्य बताइए। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 मिनट तो बताना ही पड़ेगा, भले आ गया तो। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि मैं भी चौकीदार, तो सारे जो भक्त हैं अंधभक्त या कि अपना छाती पर और पीठ पर और एक तो लोग तो गाल पर और सिर पर, माने वो क्या उसको बोलते हैं भाई, टैटू बनवा कर लिखवा दिए कि मैं भी चौकीदार हूँ। इधर पप्पू लिखवाया मैं भी चौकीदार हूँ। तो चौकीदार में लड़ाई हो गई तो चोर कौन है भाई? वो तो अलग बात है, रिकॉर्ड हो रहा है तो बता दे। अब थोड़ा बहुत मतलब कि बहुत आपका उदाहरण में संकोच करना पड़ता है बताने में, और सोशल मीडिया का जमाना है, कौन क्या आपत्ति कर दे, नहीं तो उदाहरण बहुत अच्छे बताया जाता है। अब तो भाई सीमित हो गया जाएगा। तो जो ये ग्राम चौकीदार है इसके बारे में समझिए, ये डायरेक्ट डीएम से गवर्न होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसकी नियुक्ति डीएम करते हैं, इसको बर्खास्त डीएम करते हैं, ये डीएम के कंट्रोल में होता है। तो 3 क्वेश्चन एपीओ का आपका बन गया। तो किसके अंडर में होता है ये कंट्रोल? कौन करता है? नियुक्ति।
डीएम और बर्खास्त डीएम, ये याद रखिए। ग्राम चौकीदार का मुख्य कार्य होता है गांव में चौकी पहरा देना, यानी कि जागते रहो गांव में जाकर क्या करना, लेकिन बहुत मुखबिरी का काम करता है। यानी कि पुलिस जब भी गांव में जाती है तो ग्राम चौकीदार को सूचना देती है किसका घर कहाँ है। यही ग्राम चौकीदार क्या करता है, गांव में बताता है, इसको वेतन भी मिलता है। अब कुछ बढ़ गया है, ज्यादातर वंशानुगत होते हैं भाई, बता दें। तो ग्राम चौकीदार अगर कोई अपराध हुआ गांव में, अपराध होने वाला है, तो उसकी सूचना किसको दे, थाने पर। और मास्टर साहब है अगर अपराध को जानते हैं तो उसकी सूचना किसको दे, थाने पर। और लेखपाल साहब है जानते हैं तो कहाँ दे, थाने। ये कर्तव्य कहाँ बताया गया है, आपका धारा 4। एक क्वेश्चन यहाँ इंटरव्यू से बनता है, एमपी में बना था, उसको आपको अलग से लिख लेना है। उद्घोषित अपराधी सीआरपीसी में कहाँ परिभाषित है? फरार, भगोड़ा, उद्घोषित, मफरूक, यानी कि उद्घोषित अपराधी कहाँ परिभाषित है? तो आपका धारा 40 के क्लास 2 के सेकंड क्लास, देखिए इसको अंडरलाइन कर दीजिए। धारा 40 2 के किस में, सेकंड में क्या परिभाषित है? उद्घोषित अपराधी। उद्घोषित अपराधी परिभाषित है। फरार बता जाएगा 82 में, फरार डिटेल में। 82 में परिभाषा नहीं है, इंटर पूछ सकता है प्री में भी, इंटरव्यू में बना है कि फरार अपराधी कहाँ परिभाषित है, गलत न हो। धारा 40 2 के किस में, सेकंड। और ग्राम कहाँ परिभाषित है, फर्स्ट में। भाई ग्राम कहाँ परिभाषित है? तो ग्राम के अंतर्गत गांव ही नहीं, बिल्डिंग नहीं, बल्कि ये जो आपका ग्राम की जमीन है वो भी आती है, इतना नहीं पूछेगा। अब आइए अध्याय 5। अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। यहाँ से आपका निश्चित क्वेश्चन बनता है, और यूपीजे में तो कभी काल 3-3 क्वेश्चन तक बना है। आपका एक या बिहार एमपीओ में भी हमें लगता है कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा, और उसके बाद आपका बन सकता है 2 या 3। लेकिन यूपी एपीओ कभी काल 2 बनाता है। पिछली बार यूपीजे में आपका एक बार 3 क्वेश्चन बना है। सतर्क रहना है। व्यक्तियों की गिरफ्तारी, तो पहला आपका जानना है कि गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है। तो अरेस्ट या गिरफ्तारी शब्द को सीआरपीसी की धारा में परिभाषित किया गया है, तो किसी भी धारा में परिभाषित नहीं किया गया। अब ये नहीं कि मार दीजिएगा कुछ धारा। गिरफ्तारी किसे कहा जाएगा, क्या ये कहीं परिभाषित किया गया है? नहीं, ये याद रखिए। अब किसको किसको परिभाषित नहीं किया गया है? तो संज्ञान को परिभाषित किया गया है कि नहीं? नहीं किया गया है। विचारक की परिभाषा दी गई है कि नहीं? और इस बार एपीओ में ऐसा क्वेश्चन आया था कि सीआरपीसी में संज्ञान को कहाँ परिभाषित किया गया? तो कहीं नहीं, क्योंकि संज्ञान परिभाषित नहीं, विचारण भी नहीं है, आपका गिरफ्तारी भी नहीं है, जमानत भी नहीं है। लिख लीजिए, इसको आता है क्वेश्चन। जब यूपी एपीओ बना सकता है तो बिहार भी बना सकता है कि कहाँ परिभाषित है। 4 शब्द लिखे तो अभी विचारण, जमानत लिखे एक जगह, विचारण, जमानत, संज्ञान, गिरफ्तारी सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है। सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है। देखिए, अब आइए गिरफ्तारी का मतलब एक लाइन बताया जाए, और डिटेल में आपका 7 फरवरी के बाद और डिटेल में मेंस के लिए चलेगा। पहला वरीयता यह है कि भाई कम समय है, तो पहली वरीयता मैं फिर बता दूँ, इस समय जो ये बैच चल रहा है, ये इस प्रेफरेंस पर चल रहा है, ये सबका प्री निकले।
और प्री निकलने के बाद आपका मेंस का अलग बैच लगेगा और वह 10 फरवरी से लगाया जाएगा 10-12, ताकि एक माइनर बिहार एपीओ का और एक मेजर चलाया ये। लेकिन अभी आपका ये जो सवा माह बचा है इसमें पूरा ताकत लगा देना है और आपका दिमाग स्थिर होना चाहिए पढ़ाते समय, क्योंकि हर एक बात में क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं बताया जा रहा। अगला देखिए भाई, आपका गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है। एक जो होती है, पहले गिरफ्तारी की परिभाषा बता दिया जाता प्रकार। गिरफ्तारी को चूंकि परिभाषित नहीं किया गया है तो गिरफ्तारी होती क्या है, तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि के अनुसार पूर्णतः वंचित करना, यानी कि किसी व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अर्ध रूप से नहीं पूरी तरह क्या कर देना, वंचित करना। लेकिन किसके अनुसार, विधि के अनुसार कि विधि के बिना, विधि के अनुसार। क्यों विधि के अनुसार, क्योंकि आर्टिकल 21 जोड़ना है कि आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मनमाने तरीके से नहीं। मनमाने तरीके से नहीं, कैसे किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सा अनुच्छेद हमें बता रहा है, 21, कौन सा अनुच्छेद, एक। अब आइए, गिरफ्तारी 2 प्रकार से हो सकती है, एक वारंट के बिना और एक वारंट पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर सकती है, तो गिरफ्तारी के लिए पहला तरीका है वारंट के बिना। वारंट के बिना, वारंट के बिना का मतलब कि न्यायालय ने कोई गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया और न ही कोई आदेश दिया गिरफ्तारी का, फिर भी पुलिस को पावर है कि व्यक्ति को क्या कर ले, अरेस्ट कर ले। इसके लिए धारा 41 से कहाँ तक काम करेगी, 60 है, 55 नहीं, 41 से कहाँ तक, अभी 60 है, देखिए सही है ना, 60 है, 60 पूछा भी गया था, 60 पूछा गया था इसी। अगर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है या गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो ऐसे मामलों में जो सेक्शन CRPC का अप्लाई करेगा वह आपका 70 से लेकर 81। तो सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का ये है कि जब आप वारंट के बिना गिरफ्तारी पढ़िए उसी समय आप इसको पढ़ लीजिए, वारंट पर गिरफ्तारी। इसका फायदा ये होगा कि दोनों में ज्यादा बातें क्या रहेंगी, कुछ समानता रहेगी, एक साथ कोरिलेट करके हो जाएगा।